हाजिर हूँ अपनी नई क्लास के साथ। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इसका सेंट्रल आइडिया आज मैं आपको बताने वाला हूं और कोशिश करूंगा इस सेंट्रल आइडिया को इतनी आसानी से, इतनी इजी तरीके से आपको बताऊं कि एक एक शब्द, जैसा कि पोएम आपकी समझ में आ गई है, वैसा ही ये सेंट्रल आइडिया भी आपकी समझ में आ जाए। इसके लिए वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना होगा, क्योंकि इसमें आपको जिस तरीके से मैंने आपको सेंट्रल आइडिया अपने पहले पोएम में, जैसे माई मदर 66, उसमें लिखना सिखाया था, उसी प्रकार से इस पोएम का भी सेंट्रल आइडिया मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी लेसन का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आपको कम से कम 5 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी? पहले पोएम का नाम, फिर उसके राइटर का नाम यानी पोएट का नाम, उसके बाद उसकी थीम यानी उसका जो किस थीम पर वो पोएम पूरी डिपेंड है, और उसके बाद उसका मैसेज क्या पोएम का है, और उसके बाद पोएटिक ग्रेस उसका क्या है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो इसी पे बेस करके मैं आज आपको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक एक चीज़ मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ एकदम हट के मिलती है और यूनिक मिलती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज हम आपका किस प्रकार से सेंट्रल आइडिया समझाने वाले हैं। जो सेंट्रल आइडिया, तो यहाँ देखिए कि सेंट्रल आइडिया कैसे शुरू किया गया है। तो दिस पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि जब पोएम लिखना शुरू करते हैं तो पोएम का जो पोएट का नाम लिखना होता है तो वहाँ पे लिख देते हैं रिटन बाई। बहुत सारी जगह पे मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है जो लिख देते हैं रिटन बाई। ये इस बात को आप क्लियरली ये डिफरेंस जान लीजिए कि जब भी पोएम के पोएट का नाम लिखना हो तो वहाँ पे कंपोज्ड बाई लिखा जाएगा, और जहाँ पे प्रोज के जो राइटर का नाम लिखना हो तो वहाँ पे रिटन बाय लिखा जाएगा। इतना डिफरेंस आप जान के रखिएगा। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए कि कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर, की ये पोएम को स्टीफन स्पेंडर ने कंपोज किया है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, सेंट्रल आइडिया शुरू होता है। इन दिस पोएम द पोएट स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन स्लम। अब यहाँ देखिए कुछ जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड को मैंने दूसरे कलर से लिख दिया, रेड से लिख दिया है, कि जिससे कीवर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाकर और आप इन कीवर्ड्स की सहायता से आराम से जो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख सके। तो यहाँ देखिए कि पहला कीवर्ड हमें मिल गया, पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन स्लम। अब यहाँ बताते हैं कि जो पोएट है वो स्टीफन स्पेंडर जी, वो क्या करते हैं, वो किसी क्लासरूम के, एक जो झुग्गी झोपड़ी वाला जो प्राइमरी विद्यालय होता है, एलिमेंट्री स्कूल होता है, उसके क्लासरूम की एक पिक्चर दिखाते हैं। ड्यू टू द पॉवर्टी द क्लास चिल्ड्रंस कंडीशन आर वेरी मिजरेबल। अब देखिए दूसरा कीवर्ड मिल गया, कंडीशंस आर वेरी मिजरेबल, की दशा जो बहुत ही परेशानी पूर्ण थी। तो गरीबी के कारण, ड्यू टू द पॉवर्टी, गरीबी के कारण, द चिल्ड्रंस कंडीशन, जो बच्चों की दशा थी, आर वेरी मिजरेबल, बहुत ही कष्टदायी थी, बहुत ही परेशानी से भरी हुई थी। देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस देयर सैडनेस, उनकी जो पीले पड़े हुए चेहरे थे, उनकी जो दुख है, उनका जो परेशानी है, उसको बयान कर रहे थे। द पोएट्स ऑल्सो डिफाइन सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वल। अब यहाँ देखिए तीसरा कीवर्ड, सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वल, ये तीसरा कीवर्ड आपको मिल गया। कीवर्ड्स को आप जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी भी पोएम को सेंट्रल आइडिया लिखते समय आपके लिए बहुत ही कारगर होते हैं। और जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि ये सेंट्रल आइडिया आपको आसान से आसान शब्दों में लिखाया जाए, जिससे कि आप इजीली यहाँ से लर्न कर सके या अपने माइंड में सेट कर सके। वर्ड बाय वर्ड अगर नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, आप कीवर्ड्स को तैयार कर लीजिए, कीवर्ड्स के माध्यम से सेंट्रल आइडिया को लिखने की कोशिश कीजिए, कुछ वर्ड्स अपने पास से आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आगे है, पोएट ऑल्सो डिफाइन सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इक्वल। मतलब जो कवि है वो ये बताता है कि जो सामाजिक अन्याय, जो समाज में उनके साथ अन्याय हो रहा था या उनके साथ जो असमानता का व्यवहार किया जा रहा था, इस पर भी उसने इस पोएम में बताया है। पोएम को आप ध्यान से पढ़े हैं, जिन्होंने पोएम को नहीं पढ़ा है ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके इस पोएम को पढ़ लीजिए, जिससे कि सेंट्रल आइडिया समझने में आपको आसानी हो। और जिन्होंने उस वीडियो को पूरा देख रखा है उनके लिए आराम से सेंट्रल आइडिया समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन हु प्रेजेंटेड इन द क्लासरूम। अब जो बच्चे थे, वो जो इस क्लासरूम में दिखाए गए बच्चे थे, वो कैसे बच्चे थे? बहुत ही कमजोर थे, बहुत ही मेल न्यूट्रिशन उनके पास था, मतलब उनको कुपोषण का शिकार थे। तो ऐसे बच्चों को इस पोएम में क्लासरूम में दिखाया गया है। तो
द चिल्ड्रन हु प्रेजेंटेड इन द क्लासरूम में जो बच्चों को दिखाया गया वॉज वेरी वीक एंड लीन, बहुत ही कमजोर और दुबले पतले से थे। देयर बोन्स पीप थ्रो बाई स्किन्स, ये भी बताया गया कि इतने कमजोर थे कि उनकी हड्डियां जो थी उनकी चमड़ी से झांक रही थी, मतलब इतने कमजोर थे कि उनकी चमड़ी एकदम चिपक गई थी उनकी हड्डियों के साथ, इसलिए लग रहा था कि उनकी हड्डियां जो है चमड़ी से बाहर निकलने के लिए आतुर है, व्याकुल है। ड्यू टू नॉट गेटिंग प्रॉपर नरिशमेंट, अब यहाँ देखिए अगला कीवर्ड मिल गया, प्रॉपर नरिशमेंट। अब किस लिए वो इतने दुबले पतले थे कि उनको प्रॉपर, उनको ढंग से पोषण नहीं मिला। नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण, तो उनको ढंग से पोषण नहीं मिला, इसलिए वो उतने दुबले पतले से थे। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक का सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टीफन स्पेंटर मच वरीड फॉर दीज चिल्ड्रन, और स्टीफन स्पेंटर जो थे, जो पोएट थे, वो इन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उनको पोएम में बताया साफ साफ, उन्होंने कहा कि इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, इन झुग्गी झोपड़ियों में इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं, जब तक कि ये बच्चे झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर बाहर की दुनिया से भेंट नहीं करेंगे, बाहर की दुनिया से मिलेंगे नहीं, तब तक इन बच्चों का कोई भविष्य आगे नहीं है। इस बात को उन्होंने पोएम में क्लियरली ये चीज़ मेंशन की है, और ये चीज़ मेंशन की मतलब कि इसमें ये एक लाइन बन गई कि स्टीफन स्पेंडर को इन बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता थी। हु लिव्स इन ए स्लम, वो कौन से बच्चे? जो बच्चे झुग्गियों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, उस स्लम में रहते थे, उन बच्चों को लेकर स्टीफन स्पेंडर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। बट लेकिन दिस चिल्ड्रन हैव नो मीनिंग एंड नो पर्पस, लेकिन इन बच्चों का समाज के लिए कोई पर्पस नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, मतलब ये समाज के लिए अनुपयुक्त बच्चे थे, इनको समाज ने बिल्कुल बाहर कर रखा था। क्यों बाहर कर रखा था? बिकॉज, क्योंकि दे लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्योंकि वो बहुत गरीबी में जी रहे थे। ये चीज़ उन्होंने एकदम साफ साफ बताई है कि समाज भी उनको नहीं स्वीकार कर रहा था, इसीलिए वो बच्चे समाज के लिए अनुपयुक्त बच्चे थे। और इसलिए बच्चे अनुपयुक्त थे क्योंकि उनकी गरीबी, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान रहते थे। पोएट अपील्स, अब यहाँ पे पोएट ने अपील भी की है, पोएट ने प्रार्थना भी की है, किससे? टू गवर्नर्स। यहाँ देखिए अगला कीवर्ड मिलेगा, गवर्नर्स, इंस्पेक्टर, विजिटर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। पोएट ने अपील की है, स्टीफन स्पेंडर जी ने अपील की, किससे? गवर्नर से, वहाँ के राज्यपाल से, इंस्पेक्टर जो कि निरीक्षक होते हैं विद्यालयों के, उन निरीक्षकों से, विजिटर जो वहाँ आगंतुक, जो विद्यालय में बच्चों को देखने या वहाँ घूमने के लिए आते हैं, उन आगंतुकों से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो पढ़ाने वाली संस्थाएं होती हैं, उन सबसे अपील की। क्या अपील की है? टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन बेटर थ्रू एजुकेशन, कि इन झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की जो जीवन को है एजुकेशन के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से अच्छा बनाया जाए, इनके जीवन को और अच्छा किया जाए। क्लियर? इसी के साथ यहाँ सेंट्रल आइडिया जो है इसका खत्म होता है। आपको बताया था कि इसमें आपको पोएम का मैसेज भी दिखना है। पोएम का मैसेज क्या है ये देखिए यहाँ पे, मैसेज ऑफ द पोएम, एजुकेशन इज राइट टू एवरी चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए कि एक कोटेशन के माध्यम से मैंने इस मैसेज को बताने की कोशिश की है कि एजुकेशन जो शिक्षा है इज राइट, मतलब अधिकार है, टू एवरी चाइल्ड, मतलब प्रत्येक बच्चे का, शिक्षा जो है प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। जो यहाँ पे आप लोगों को देखा होगा कि कहीं कहीं पे आपको इस वर्ड का यूज देखने को मिल जाता है, RTE, राइट टू एजुकेशन। यही चीज़ है कि एजुकेशन इज राइट टू एवरी चाइल्ड। यहाँ पे जो शिक्षा है प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, बाई विच, जिससे कि वी विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी फ्रॉम सोसाइटी, की जिससे कि हम लोग जो सामाजिक अन्याय हो रहा है गरीब बच्चों के साथ, झुग्गियों झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के साथ, या फिर उनका जो असमानता का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, उसे अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। क्लियर? ये है इस पोएम का मैसेज। अब आ जाते हैं हम लोग अपने पोएटिक ग्रेस की तरफ। तो पोएटिक ग्रेस मैंने आपको अपने पुराने जो वीडियो देखा उसमें एकदम क्लियर बता रखा है कि पोएटिक ग्रेस को लिखना बहुत जरूरी है। पोएटिक ग्रेस अगर लिखेंगे तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठेगा तो उसको ये माइंड में रहेगा कि इस स्टूडेंट ने मेहनत की है अपने सेंट्रल आइडिया को लिखने के लिए, और वो आपको अपने आपके सेंट्रल आइडिया के लिए पूरे के पूरे नंबर देगा। और पोएम पढ़ाते समय बार बार हर जगह पर मैंने आपको बताया, कहीं सिमिली यूज हो रहा है, कहीं मेटाफर यूज हो रहा है, ये पोएटिक ग्रेस में यूज करने वाले वर्ड है, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच है जो पोएम में आपको दिखाई जाते हैं। तो पहला देखते हैं कि पहला पोएटिक ग्रेस क्या निकल गया था, दिस पोएम प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन इन स्लम एरिया। मतलब ये जो पोएम है ये स्लम एरिया यानी झुग्गियों में रहने वाले बच्चों का जो एक पिक्चर दिखाती है, एक तस्वीर दिखाती है ये पोएम। दिस इज एन इमेजिनरी पोएम, ये एक कल्पना पे बेस, मतलब एक कल्पना शक्ति पर आधारित पोएम है।
इस पोएम को पढ़ा, आपने समझ लिया होगा, पढ़ने के साथ साथ समझ में आ गई होगी बात कि ये पोएम एक कल्पना पे आधारित पोएम है। अब वी फाउंड, हम पाते सिमिली एंड मेटाफर, सिमिली और मेटाफर। इस पोएम में अधिकतर जो फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों को कौन कौन सी मिली है? सिमिली मिली है, मेटाफर मिली है। और इसका जो एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैंने, ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, ये आपके भी बहुत काम आने वाला है। एग्जाम्पल क्या है? पेपर सीमिंग बॉय, ये मेटाफर है। इसमें देखिए कि एक बच्चे की जो कमजोरी की तुलना जो है, एक बच्चे को कमजोरी की तुलना उसके एक पन्ने से की गई, कागज के एक पन्ने से की गई, लेकिन यहाँ लाइक या सो या एस का यूज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मेटाफर में देखने को मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल, चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूथलेस बीट्स। जो बच्चों के चेहरे थे वो जो खरपतवार होते खेतों में, उन खरपतवारों के जैसे थे। लाइक वर्ड यूज हुआ है, अर्थात यहाँ पे सिमिली है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये सेंट्रल आइडिया जितनी आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और साथ ही साथ इस सेंट्रल आइडिया को लिख भी लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक कीजिए और जाइए एक एक स्टेप इस पोस्ट करके, और वहां पे आप एक एक लाइन लिख के सेंट्रल आइडिया को अपने रेडी कर लीजिए। और सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना चाहते तो आप लोग यहाँ पे कीवर्ड्स को, जो मैंने कीवर्ड्स आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं, उन कीवर्ड्स को नोट कर लीजिए, जिससे आपके लिए वो सेंट्रल आइडिया लिखने में आसान हो जाए। और जल्द ही, मतलब इसका मेरा अगला वीडियो लेक्चर जो आएगा, इससे रिलेवेंट, मतलब इस लेसन से रिलेवेंट जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी हैं, उनको मैं लेकर आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो मेरा वीडियो जैसे ही आएगा, जैसे ही अपलोड होगा, तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप जाकर अपने जो एग्जाम से पहले इसके क्वेश्चन आंसर को लिखकर तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।